बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ही, यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को आपका जो पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसीलिए बच्चों आप सभी कम से कम टाइम में अपने पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंक्रीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो कि आप 80 में से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे पूरा का पूरा इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आपके इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर होने वाला है बच्चों। क्योंकि इस पेपर के अंदर हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हर साल मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं बच्चों कि 4 तारीख के आपके मिड टर्म के एग्जाम में इस पेपर से, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नो डाउट ये वीडियो कम से कम 50 मिनट से लेकर 1 घंटे की बनेगी। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सभी बच्चे अपने पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम जो भी सैंपल पेपर अपलोड करेंगे, 5 से लेके 6 या 7 सैंपल पेपर, इन सभी की वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में आपको मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उसमें सारे के सारे सैंपल पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी। कोई मिस हो जाती है, आप देख नहीं पाते हो, तो इसमें जाना, सारी प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर जो है ये 3 घंटे का आने वाला है, 80 नंबर का आएगा। फिर चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, दोनों के लिए ही है। ठीक है, और साथ ही ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहने वाली है। चलो बच्चों, एक बार पेपर के पैटर्न को दोबारा से देख लेते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। पेपर के अंदर टोटल आपके जो है वो 30 प्रश्न आएंगे और 5 खंड होंगे। खंड का, ख, ग, घ, ना। ठीक है, आपका जो खंड का रहेगा बच्चों, इसमें 1 से 12 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि टोटल आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, फिर खंड खा आ जाता है, जिसमें 13 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2-2 नंबर के, टोटल 6 क्वेश्चन, और इनका आंसर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। ठीक है, यानी कि आधा पेज आपके आंसर शीट का। फिर खंड ग आ जाता है 19 से 23, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों 4 नंबर के, यानी कि 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में, यानी कि आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है बस इतना। उसके बाद खंड घा के अंदर आपका पैसेज हो गया, कार्टून हो गया और मैप वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे बच्चों। फिर यहाँ पे आता है आपका 5वां खंड, जिसमें 27 से 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 6 नंबर के, यानी कि 6 नंबर के आपके टोटल 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस पेपर को 2 वीडियो में समझेंगे। ये हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो है, आज वाली। ठीक है, आज के पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी, यानी कि एमसीक्यू 2 नंबर और 4 नंबर, इनके क्वेश्चन को देख लेंगे। बाकी आपका मैप, कार्टून वगैरह ये जितना भी बचे जाता है उससे आपको मैं समझाऊंगा पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आर यू रेडी? शुरू करें आज के सैंपल पेपर को। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से देख सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो 30 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 1 से 12 एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में 2 नंबर के 13 से 18 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 19 से 23 आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में पैसेज, कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर होंगे। ओके, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आर यू रेडी गाइस? शुरुआत करें, चलिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का खंड नंबर का, यानी कि सेक्शन ए जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें हमारी प्रश्न संख्या 1 से 12 बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ठीक है, अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है
कि जिन 12 एमसीक्यूज को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से भी जरूर सोचें कि मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये हो सकता है, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन December 11, 46। तो किसे चुना गया था बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यही भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि सामूहिकता का सिद्धांत, इसका संबंध किससे? अब सामूहिकता का मतलब क्या हो गया कि किसी के भी चुनाव के लिए जब एक समूह मिलकर उसका चुनाव करे, ठीक है, तो सामूहिकता का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविटी रिलेटेड, ये है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से। अब ये कैसे बच्चों? क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है, राज्यपाल की भी होती है, और मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो 4 से 5 और भी न्यायाधीश होते हैं ना, और जो न्यायाधीश पद से हट चुका होता है उसकी भी भूमिका होती है, इसीलिए इसे सामूहिकता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, इसकी जड़ें कब उभरी थी? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, संसदीय कार्यपालिका की जड़ें कब उभरी थी? 1919 और 1935 की जो संसदीय व्यवस्था थी, या फिर कह सकते हैं भारतीय सरकार का अधिनियम, उससे उभरी थी। ठीक है, तो व्हेन डिड रूट्स ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इमर्ज इन इंडिया? तो फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 1919 एंड 35। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या 4th में क्या कहा गया है। इसमें जो है ना, हमें राज्यसभा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इससे हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन से सही है कौन से नहीं। तो पहला क्या कहता है चुनाव के बारे में। तो राज्यसभा का जो चुनाव है, इसके सदस्यों का वो कौन करते हैं? सदस्य राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा को ऊपरी सदन या फिर राज्यों की जो परिषद है, ये कहते हैं। ठीक है, अधिकतम इसमें जो संख्या है बच्चों, वो होती है 250 और वर्तमान में 245 है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है, ये 5 वर्षों का होता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता रहता है। ठीक है, कितने साल में? हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है, ये होता रहता है। ओके, तो गलत कौन सा है? गलत है हमारा चौथा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये राइट है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या तो 252 है, लेकिन नहीं, ये उस समय की है जब बुक वगैरह छपी गई थी उस टाइम की, लेकिन वर्तमान में अभी 245 है। यूनियन टेरिटरीज वगैरह बन चुकी हैं। एक बार आप 2024 का डेटा जो है ना, गूगल पे चेक कर लेना एग्जाम में जाने से पहले कि क्या है, क्योंकि कभी भी कोई भी राज्य यूटी बन जाता है, कोई भी यूटी राज्य बन जाता है, इसीलिए तो एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। तो पहले तो ये 3 ठीक है आपकी, तो आपका सी वाला सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन और कारण क्या है? अभिकथन कहता है संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये अभिकथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, अब इन्होंने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, कारण इस अधिकार के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधा उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विशेष आदेश जारी करती है, जिसे रिट कहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चों से एक मेरा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे कमेंट में ये बताओ कि जो न्यायपालिका है वो टोटल 5 या फिर 6 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, तो आप में से कौन सा बच्चा मुझे उन सभी रिटों के नाम बताएगा?
जो बच्चा सबसे पहले मुझे उनके नाम बता के कमेंट करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा, ठीक है, और हार्ट भी दूंगा ताकि और भी बच्चों को आंसर पता चले। तो फटाफट से अगर आपको अपना कमेंट पिन करवाना है तो आंसर करो कि कौन कौन से रेट है उनके नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। शोषण के विरुद्ध अधिकार में खदानों में, कारखानों में या फिर किसी भी प्रकार के खतरनाक काम में बच्चों की मनाही किस अनुच्छेद में की गई है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 2 में ही है केवल, जो कि है अनुच्छेद 23 और 24। अब इसमें से जो 23 वाला है ये बेसिकली बेगारी से संबंधित है और चौथा जो है ये है बच्चों से संबंधित, ठीक है। बच्चों से संबंधित कैसा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी खदान, कारखाने या खतरनाक काम में नहीं करवा सकते। तो ये है बच्चों अनुच्छेद 24 आंसर, ठीक है। इन विच आर्टिकल द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड हैजार्ड्स वर्क? तो आर्टिकल 24। ओके, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन? तो कठोर संविधान का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से संशोधन उसमें आसानी से नहीं हो सकता है, इसको कठोर बोलते हैं। और हमारा भारतीय संविधान तो कठोर और सरलता पूर्वक दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो अमेरिका के बारे में कौन सी शासन प्रणाली है बच्चों? वहां पे अध्यक्षात्मक। और इसमें क्या होता है? इसमें कंट्री का यानी देश का और गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का एक ही प्रमुख होता है और वो होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके। सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको ये पहचान करनी है क्या उम्मीदवार उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है लेकिन वोट सभी डालेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो 2 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति ये है कि एक गांव है जहां पे चुनाव होने हैं, ठीक है। अब चुनाव के लिए ये जो एक सीट है ये ए नाम के समुदाय के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या कहता है कि सीट से मतलब जो उम्मीदवार होगा वो उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, यानी कि चुनाव जो लड़ेगा वो इसी समुदाय से होगा, लेकिन वोट जो डालेंगे वो A to Z जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सब डालेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अब एक दूसरी कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन में ये होता है कि पर्टिकुलर किसी एक समुदाय के लिए ही, जैसे ये ए समुदाय है, इस ए समुदाय के लिए ही चुनाव होंगे, तो इसमें उम्मीदवार और जो वोटर होंगे वो भी केवल इसी समुदाय के होंगे जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन यानी कि अलग एक निर्वाचन मंडल। बस तो 2 इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता चले। आइडेंटिफाई द कैंडिडेट विल बी बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी फॉर विच द सीट्स आर रिजर्व्ड बट एवरीवन विल कास्ट देयर वोट। तो कौन है? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है बच्चों कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी संस्था इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ये फैसला किसका है? तो हुआ ये था बच्चों, जो केशवानंद भारती मामला था तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कुछ फैसले लिए थे, तो उसी के बारे में है। और ये कहा था बच्चों न्यायपालिका ने। किसने कहा था? जुडिशरी ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसको लेके मैंने पिछली वीडियो में आपको कार्टून भी कराया था। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ओके, इंग्लिश में देख लेंगे बाय होम द गवर्नर अपॉइंटेड, तो बाय द प्रेसिडेंट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इससे आपका 2 नंबर का या फिर कह लो 4 नंबर का एक जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होगा। कैसे? क्वेश्चन 12 क्या कहता है? सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली इसकी विशेषताएं नहीं है। तो एक इसमें से ऐसी विशेषता है जो सही नहीं है। सबसे पहला, यह सरल है
उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। ये प्रणाली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरल है जिन्हें पॉलिटिकल का या फिर चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, जब चुनाव होते हैं तो उस समय मतदाताओं के पास एक स्पष्ट विकल्प होता है कि वो किसे अपना वोट दें, किसे अपना प्रतिनिधि चुने। एक स्पष्ट विकल्प होता है। सी, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। ओके। डी, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ये वाला गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि हमारी इस प्रणाली के तहत एक इलेक्शन जोन से केवल एक ही जो पर्सन है उसको चुना जाएगा, एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। वोट तो मतलब चुना तो कई लड़ेंगे लेकिन जीतेगा सिर्फ एक ही। ठीक है। तो आपका डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ विनिंग बाय द मोस्ट वोट्स, तो डी वाला। ओके। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेक्शन नंबर ए तो पूरा हो गया। अब सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताओ कि 12 एमसीक्यू में से आपने कितने के सही आंसर दिए। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अगले सेक्शन को। चलिए यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का हमारा खंड खा यानी कि सेक्शन बी जो है वो यहां से शुरू हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 ये अति लघुत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो आओ बच्चों, 2 नंबर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए किन्हीं 4 प्रावधानों को लिखिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 4 नंबर में जरूर आ सकता है कि ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है। तो टोटल बच्चों 5 प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान में लिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही चुनाव में जीतेगा। ऐसी प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। दूसरा, कानून निर्माण की विधि। हमारे यहाँ पे कानून का निर्माण 3 से 4 चरणों में होता है। ठीक है। तो वो जो विधि है, वो जो नियम है, वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। तीसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि एक तो होगी आपकी लोकसभा, एक होगी राज्यसभा। तो ऐसा जो स्वरूप है ये कहां से लिया गया है? ये भी वहीं से लिया गया है। चौथा, कानून के शासन का विचार। देश में कानून व्यवस्था चलेगी यानी कि लोकतंत्र टाइप में, तो ये भी वहीं से लिया गया है। और विधायिका में जो अध्यक्ष का पद है और उसकी जो भूमिका है ये भी इसी से ली गई है। ठीक है। तो 2 नंबर में ये आपके इतने पॉइंट हो गए, आप किसको याद रखें। अब इसी में हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान की आलोचना के कोई 2 बिंदु लिखो। तो बच्चों जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, वही इसकी आलोचना है। अब कैसे हैं तो ध्यान से देखो। भारतीय संविधान की आलोचना बहुत अच्छे से देखो। हमारी संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान बहुत ही लंबा और विस्तृत संविधानों में से एक है। ये हमारी क्या बोलते हैं विशेषता है ना, और यही इसकी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि वर्तमान में इसमें 465 से लगभग, ये लगभग में है सारा डेटा। ठीक है। क्योंकि चेंज होता रहता है, कभी भी कुछ भी नया आता है, कुछ भी हट जाता है, इसीलिए तो लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। और इतने सब चीज को समझना एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसीलिए आलोचना की जाती है। दूसरा, हमारे भारतीय संविधान का लगभग 20 से लेके 25% जो भाग है वो पश्चिमी देशों के संविधान से लिया गया है। आपकी किताब में 4 से 5 कंट्रियों के बारे में बताया गया है, तो उन 4 से 5 कंट्री से 20% भाग भारतीय संविधान का लिया गया है, और बाकी का जो आपका 70 से 75% है वो लिया गया है आपके 1935 का जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था वहां से। ठीक है। तीसरा, संविधान के निर्माण में सभी समूहों का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जैसे कि महिलाएं बहुत ही कम थी वहां पे। ठीक है। आदिवासी समूह के कुछ 8 से 10 ही लोग थे, तो इसीलिए ये संविधान निर्माण जब हुआ था तो सभी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, ये चीज भी है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब इन्हीं को इंग्लिश मीडियम में देखिए। राइट एनी 4 प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से लिए गए हैं ये रहे आपके पॉइंट, यहां से पढ़ सकते हैं। एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे होता है ये पढ़ लीजिए। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक सशक्त अधिकार है, वर्णन कीजिए। अर्थात विधायिका के द्वारा
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत मजबूत हथियार है। कैसे? तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव को हम निंदा प्रस्ताव या फिर इसका सशक्त हथियार भी कह सकते हैं। कैसे? जब विधायिका को यह लगे कि सरकार की संपूर्ण नीति या फिर थोड़ी सी भी नीति दोषपूर्ण है, तो असंतुष्टता संसद का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तभी संभव है बच्चों, जब संसद को दल और सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत हो एवं कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। कब ये लागू होगा ढंग से? जब जिस पार्टी के वो नेता हैं, ठीक है, उस पार्टी के और उस पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनका जब पूर्ण बहुमत मिलेगा संसद में, तभी ये पारित हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ पावरफुल वेपन टू कंट्रोल द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। तो ये रहे आपके पॉइंट, ऐसे पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन ये कहता है बच्चों, हमारे पास देखो 6 मौलिक अधिकार हैं। आखिर हमारे भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 299 सदस्य बैठे थे, इन्होंने क्या ऐसा सोचा कि मौलिक अधिकार इसमें लिख दिए? ठीक है, वैसे तो 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद में 299 बचे, तो इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि मौलिक अधिकार लिखे जाएं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता या फिर कह लो कि आवश्यकता है, क्यों हमें चाहिए, तो सबसे पहली बात, अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो छाप छोड़ी थी उससे उभरने और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन को जीने के लिए, अर्थात भारतीयों पर अंग्रेजों ने गुलामी का, ठीक है, और अपनी क्रूरता की छाप छोड़ी थी, तो उससे निकलने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए और साथ ही साथ व्यक्ति के मूल विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा अंग्रेजों का समाज बहुत ही एक तरीके से बिखरा हुआ था, तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए, आपस में सभी में बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए, इकोनॉमिकल बहुत ही पावरफुल बनने के लिए और सामाजिक विकास लाने के लिए हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। तो इन सभी रीजंस थे मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता पड़ी बच्चों। आई होप अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें क्यों चाहिए थे बच्चों? तो ये रहे आपके आंसर, आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारों के तहत मौलिक क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। देखो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ 3 से 4 जो क्षेत्राधिकार है ये आते हैं, तो इसमें से इसका जो मौलिक क्षेत्राधिकार है इसको बताओ। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में मौलिक क्षेत्राधिकार, बच्चों को लगेगा कि ये तो मौलिक अधिकार जो है उसकी रक्षा के संबंध में होगा, लेकिन नहीं। पॉइंट क्या कहता है कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसकी सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय अपने पास करवा सकता है, और ऐसे मुकदमों के लिए किसी भी निचली अदालत में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब भी कोई मुकदमा होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इसे सॉल्व करती है। साथ ही साथ सेंटर की पावर और स्टेट की पावर को लेके अगर कोई भी व्याख्या गलत होती है या फिर कुछ गलत कहते हैं तो ये न्यायपालिका उनकी शक्तियों की व्याख्या करती है संविधान के अनुसार। साथ ही साथ यह अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर यानी कि निर्णायक की भूमिका देती है। इट मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसमें ये एक अंपायर की यानी कि निर्णायक की भूमिका निभाता है इस अधिकार के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है मतलब 16 था, इंग्लिश में डिस्क्राइब द ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये ए, बी और सी यहाँ पे ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के संबंध में पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रपति के संबंध में पॉकेट वीटो क्या है बच्चों? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्विचार को भी वापस नहीं लौटाता है, तब ऐसी स्थिति में
वो पॉकेट वीटो का उपयोग करता है, जिसके तहत वह किसी भी विधेयक को एक लंबे समय तक अपने पास रख सकता है। तो पॉकेट वीटो क्या हो गया कि जो संसद है उससे कोई भी विधेयक आया साइन करने के लिए, अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 3 का उपयोग करके उसे अपनी जेब में रख लिया। अब उसकी मर्जी है जब भी साइन करे या ना करे या कभी ना करे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉकेट वीटो इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट? तो ये ए और बी आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों कि संसद के द्वारा बनाई जाने वाली किन्हीं 2 वित्तीय समितियों का वर्णन कीजिए। तो संसद जो वो कई प्रकार की वित्तीय समितियां बनाती है, कौन कौन सी? सबसे पहली है लोक लेखा समिति, अर्थात भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्चा नियम अनुसार हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया। किसका पता लगाने के लिए? इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी का खर्च जैसे बजट बनाया था उस हिसाब से हुआ या नहीं, इसका पता लगाने के लिए। दूसरा प्राक्कलन समिति, ये क्या करती है कि खर्चे में किफायत किस तरह से की जा सकती है, जो बजट हमने तैयार किया है उसमें हम किस तरह से और कमियां ला सकते हैं, यानी कि हम कम से कम पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं, ये प्राक्कलन समिति बताती है। फिर आता है लोक उपक्रम समिति, तो सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करना, जो भी गवर्नमेंट के इनके फैक्ट्रीज उद्योग वगैरह होते हैं इनकी जांच करना, और उद्योग या व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं, ये तय करना भी इसी का काम होता है, ठीक है। तो ये 3 वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन और लोक उपक्रम, ठीक है। इसी को इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। डिस्क्राइब एनी 2 फाइनेंशियल कमिटीज फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट। तो कौन कौन से पॉइंट है आप यहां से पढ़ सकते हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरह से आज के इस पेपर का जो हमारा दूसरा वाला सेक्शन था बच्चों, सेक्शन नंबर बी 2 नंबर के क्वेश्चन वाला, ये हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर सी, यानी कि खंड नंबर गा। अब इसमें प्रश्न संख्या 19 से 23 ये लघु उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो बच्चों शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको न्यायिक जो सामूहिकता का सिद्धांत था इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी ना, अब उसी का पूरा आंसर आपका 4 नंबर में बनेगा। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा 4 में। तो 19 कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा सामूहिकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं, जब वो अपदस्थ हो जाते हैं किसी कारणवश या फिर रिटायर हो जाते हैं, तब एक मुख्य न्यायाधीश को चुनना होता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो बाकी के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन दोनों बने रहें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मंत्रिमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भारत में इस परंपरा को तोड़ा भी गया है। अभी वैसे आपको नहीं पता होगा, जब आप 12th में जाएंगे तो 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस समय तोड़ा गया था पहली बार, और एक दूसरी बार और था 2000 के आसपास, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता चली, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके अथवा वाला देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन कीजिए। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है वो उसी पर दोबारा से निर्णय सुना सकती है, इसको बोला जाता है। ओके तो आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो न्यायिक पुनरावलोकन, सबसे पहला पॉइंट, न्यायपालिका के द्वारा अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है इसके माध्यम से, और अगर न्यायालय को यह लगता है कि ये जो क्या नाम है कानून है, जो विधेयक है वो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है,
तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करके निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि कोई भी विधेयक मूल अधिकारों के विपरीत है तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो न्यायपालिका है वो संघीय संबंधी यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध में जो भी मामले होते हैं इन सभी में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि इसी के तहत तो जो संविधान है उसके कुछ नियमों की, कायदे कानूनों की ये व्याख्या कर पाता है इसी मामले में। ठीक है, न्यायपालिका विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करता है, इसीलिए प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यायिक पुनर्वलोकन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि निर्णय की पुनः जांच करना, इसको थोड़ा सा आप और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर कह लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविटी, तो ये आपके पॉइंट हैं इसके बारे में। ठीक है, एंड देन जो जुडिशियल रिव्यू है ये किसे कहते हैं, तो ये रहे आपके पॉइंट, यहां से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। अभी मैं आपको बता रहा था एमसीक्यू में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दो अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब किसमें क्या क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार यानी कि मानव की तस्करी, यानी कि मानव व्यापार, तस्करी, खरीद फरोख्त, बल प्रयोग के द्वारा बेगारी और बंधुआ मजदूरी, इन सभी पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में लगाया गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही दी गई है कि बंधुआ मजदूरी करवाना या फिर मानव व्यापार करवाना अब ये एक अपराध है और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे कानूनी दंड दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 24 आ जाता है। इसमें कहा गया है कि खदानों और कारखानों साथ ही साथ जितने भी खतरनाक काम हैं इनमें बच्चों की मनाही, अर्थात जो बाल श्रम है इसको अवैध कर दिया। दैट मीन्स संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, खदान में या फिर अन्य किसी खतरनाक काम में काम नहीं करवाया जाएगा, उद्योग में काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ओके बच्चों, चलिए अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखिए। डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशनल बैन, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर इलीगल, इस प्रकार से है ये आपका और यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। संसदीय कार्यपालिका की विशेषताएं लिखिए। तो संसदीय जो कार्यपालिका है जैसे हमारे भारत में, तो इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहली तो सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। उसके अलावा विधायिका में ये जो प्रधानमंत्री है ये बहुमत वाले दल का नेता होता है। जब चुनाव होता है तो जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी के बहुमत मतलब जिसे मिलेगी उसी का नेता बनता है। ठीक है, और ये नेता विधायिका के प्रति यानी कि संसद के प्रति जवाबदेह होता है। देश का औपचारिक या तो राजा होता है, तो हमारे यहाँ राजा नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल, पहले यहाँ पे राजा वगैरह हुआ करते थे लेकिन अब राष्ट्रपति हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया कार्यपालिका की विशेषताएं। चलिए अब इसी का इंग्लिश मीडियम। राइट द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो ये आपके पॉइंट है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए हमें योग्यताएं क्या क्या चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता और फिर इसका चुनाव। देखो बच्चों, चाहे आप राष्ट्रपति की बात करो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की बात करो, सबसे पहली योग्यता दोनों के लिए यह जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दोनों के लिए यह जरूरी है वो किसी न्यायालय के द्वारा सजा का प्राप्त नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह जरूरी है किसी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और पागल और दिवालिया यानी कि कर्जे में डूबा हुआ और पागल नहीं होना चाहिए। तो ये 5 विशेषताएं पीएम और प्रेसिडेंट दोनों के लिए जरूरी हैं। बस एक अलग है जो कि है ये दूसरी, व्यक्ति की न्यूनतम आयु राष्ट्रपति को बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए और पीएम के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि वो संसद का सदस्य बन सकता है इतनी आयु,
और संसद की आयु बनने के लिए कितने चाहिए, 25 ईयर कम से कम। ठीक है, ये चीजें हैं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता समझ गए। अब समझो इसका चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है, बल्कि हमने जिन्हें चुना है, यानी कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, और यह निर्वाचन कैसे होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार। तीसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटाना है तो उस पर महाभियोग चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, महाभियोग चलाना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग चलता है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, एक अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग के बारे में वर्णन है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले आंसर करता है। उस बच्चे के आंसर को मैं क्या नाम है, हार्ट दे दूंगा अगर सही करेगा तो। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड हाउ इट इज इलेक्टेड। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशंस है। एंड प्रोफेशनल इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। चुनाव के दौरान लागू की गई आचार संहिता का वर्णन कीजिए। आचार संहिता क्या होती है, ये तो आपने अभी जब चुनाव हुए थे, अभी दिल्ली में अगले 2025 में भी चुनाव होंगे, तब भी आचार संहिता लागू होगी। तो ये क्या होती है, देखो, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जिसके हैं तो काम बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक काम है आचार संहिता को लागू करना। अब इसमें होता क्या है, तो आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होकर मतदान के परिणाम आने पर समाप्त होता है। और जब ये लागू होती है तो इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की गतिविधि करता है तो या तो उसकी सदस्यता पार्टी की चुनाव लड़ने की योग्यता खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दिया जाएगा, और या तो उसे कारावास कर दिया जाएगा। और इस दौरान सरकार या फिर नेता किसी भी प्रकार की लोक लुभावनाएं घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। होता है ना, कई बार बोलते हैं हम आपको 10,000 आपके अकाउंट में भेजेंगे, हम आपके अकाउंट में 1-1 लाख हर साल भेजेंगे, 10 लाख हर साल भेजेंगे, ऐसी लोक लुभावनाएं घोषणाएं नहीं कर सकता है। चौथा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, इसलिए ये लागू की जाती है। पांचवा, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के द्वारा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम से, क्षेत्र के नाम पे कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, और अगर उठाया गया तो या तो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी या तो कारावास दे दिया जाएगा। चुनाव के दौरान धन और बल और बाहुबल, यानी कि पैसा और ताकत, इसके गलत उपयोग को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। ये चीजें हैं। ठीक है, तो चुनाव के दौरान लागू की गई आचार संहिता का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, और इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो क्या क्या है, ABCD आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा जो अगला सेक्शन रहेगा बच्चों, ये सेक्शन D रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपका 4 नंबर का, मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहला क्वेश्चन 4 नंबर का अंश यानी कि पैसेज वाला MCQ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका मैप का रहेगा बच्चों 4 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का कार्टून रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर सेक्शन E आ जाएगा आपका, जिसमें 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे पार्ट 2 की वीडियो में। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। सारे बच्चे जाके जरूर से पार्ट 2 को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।